नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी ग्लोस पर। और आज हम लोग करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस में अगस्त मंथ का पार्ट 2। हम लोग हर महीने 2 पार्ट लेके आते हैं और पूरे महीने को कवर करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम लोगों ने कवर कर दिया है, उसके नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत ही बेहतरीन लेक्चर की इस कोट के साथ में कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। चलिए इसी दौर की आज शुरुआत करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर बैंकिंग अवेयरनेस के साथ में। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं दीपक इंदौरा 021। इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप एक भागीदार बन सकते हैं नोटिफिकेशंस और पीडीएफ लेने के। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ न्यू कैंपेन टाइटल्ड विजिल आंटी। तो विजिल आंटी नामक नया अभियान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एचडीएफसी बैंक के द्वारा रिसेंटली ये विजिल आंटी जो है नामक अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि देश भर के लोगों को सुरक्षित बैंकिंग आदतों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि बैंकिंग हैबिट्स जो है वो कितनी सेफ हैं। कई बार आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके इंटरनेट के जो टावर है वो कम आ रहे हैं, बैटरी कम है, उस समय ट्रांजेक्शन नहीं करने चाहिए। कई बार ऐसे जो है वो कई हम लोग कहते हैं कि गाइडलाइंस दी जाती है, तो उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कुछ बैंकिंग हैबिट्स जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। इसलिए विजिल आंटी जो है ये एक नया अभियान शुरू किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत ने स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड में कितना योगदान दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि 3 करोड़ रुपए जो है वो रिसेंटली यहां पर फंड दिया गया है। वॉलेंट्री ट्रस्ट फंड है ये फॉर ह्यूमन राइट्स। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट वॉच। एक एजेंसी है जिसके हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। तो बेसिकली वैसे ही मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत ने एक वॉलेंट्री ट्रस्ट फंड जो है वो दिया है 3 करोड़ रुपए का। अच्छा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र को भारत के स्थायी मिशन के द्वारा जानकारी के अनुसार भारत ने 4 जो है वो वॉलेंट्री ट्रस्ट फंडों को 3 करोड़ रुपए से अधिक का जो है वो रिसेंटली क्या दिया है? फंड दिया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड को दान वैश्विक प्रगति और मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो ह्यूमन राइट कमीशन है, काउंसिल है, उसके समर्थन के लिए भारत जो है वो क्या करता है? बिल्कुल सपोर्ट करता है। इसलिए यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसको 3 करोड़ रुपए की जो है वो मदद भारत के द्वारा दी भी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोरमंगला बेंगलुरु में स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा जो है एक ब्रांच वो शुरुआत कर दी है? थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कोरमंगला बेंगलुरु में स्टार्टअप जो है उसकी अपनी पहली शाखा, एक पहली ब्रांच जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है। देश के सबसे बड़ा बैंक जो है वो एसबीआई है अभी। और एसबीआई आप लोग को पता है कि इससे पहले एक इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता था। और उससे पहले 3 प्रेसिडेंशियल जो बैंक थे जिसमें बॉम्बे, आपका मद्रास, इसके साथ में ही कलकत्ता, ये जो प्रेसिडेंसिया थी इनको एक कलेक्ट करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था और वही आगे जाकर कन्वर्ट हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर हम लोग पीएनबी की बात करें तो पीएनबी की स्थापना 1895 के अंदर की गई थी, जिस समय स्वामी विवेकानंद स्पीच देने के लिए गए हुए हैं शिकागो के अंदर। वो एक स्पीच दे रहे हैं, उनके उसी दशक के अंदर पीएनबी बैंक की भी स्थापना होती है। तो आप लोग ये देखिए कि कांग्रेस जो है उसकी स्थापना हो चुकी है और उसी दौर के अंदर हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सोचने जा रहे हैं। तो भारत का पहला भारतीय बैंक, इंडियन बैंक, जिसमें एम्प्लॉइज भी काम करने वाले इंडियंस ही थे, वो याद रखिएगा पीएनबी बैंक है। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश खर्रा हैं। इन्होंने एचएसआर लेआउट और इंदिरा नगर के पास कोरमंगला में जो शाखा है इसकी जो है वो शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आरबीएल ने रुपया यानी कि आरबीआई ने रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। इस बैंक का मुख्यालय पुणे के अंदर स्थित है। रद्द क्यों किया गया है? बेसिकली लाइसेंस रद्द करने का होता है कि एनपीए बढ़ जाता है या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो अगर 15% से ज्यादा बढ़ता है तो उस समय जो है वो बैंकों को हिदायत दी जाती है कि प्लीज कंट्रोल कीजिए इसे, क्योंकि आपने जो लोन दिया है वो वापस से रिकवर नहीं हो पा रहा है।
अगर ये 15% से ऊपर चला जाता है तो फिर उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही इसी कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ में हुआ है, जिसके हेडक्वार्टर पुणे के अंदर है। देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। बेसिकली जो लेंडर्स हैं डजंट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। तो यहां पर इसीलिए आरबीआई के द्वारा ये कहा गया कि इसका लाइसेंस जो है वो रद्द किया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में उसके निर्देश 6 सप्ताह के बाद जो है वो प्रभावी हो जाएंगे। आफ्टर 6 वीक्स जो है वो आरबीआई के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, डायरेक्शंस रिलीज किए गए हैं, वो अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंट्रोड्यूस ए यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम कॉल्ड उत्सव डिपॉजिट स्कीम। तो ये जो स्कीम है वो किसके द्वारा रिसेंटली शुरू की गई है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्या है, देश का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, उसने उत्सव जमा योजना के नाम से एक अनूठी सावधि, यानी कि हम लोग कहते हैं कि एक यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम है उत्सव डिपॉजिट स्कीम। अब इसमें होगा क्या कि आप सावधि जो है वो जमा कर सकते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो है, एफडी जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें आपको उच्च जो है वो ब्याज दरें मिलती है, हाई इंटरेस्ट रेट मिलती है, और केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध है, यानी कि एक लिमिटेड टाइम के लिए इसको अवेलेबल करवाया गया है। यह कार्यक्रम देश की आजादी के 76वें वर्ष, 75 वर्ष जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कब? 2022 के अंदर वो कंप्लीट हो चुके हैं। 76th ईयर जो है वो शुरू हो चुका है, और इसी आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो है इसको भी मनाया गया है। अगला देखिए, विच बैंक हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म M1 एक्सचेंज। इसके साथ में जो है वो एक हस्ताक्षर किए हैं, किस बैंक के द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एचडीएफसी। एचडीएफसी के द्वारा ही अभी विजिल आंटी को हम लोगों ने पढ़ा। अब एचडीएफसी जो है वो क्या कर रहा है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म M1 एक्सचेंज के साथ में एक एमओयू साइन कर रहा है। तो व्यापार प्राप्त छूट के लिए एक बाजार, यानी कि एक मार्केट, और एचडीएफसी बैंक ने प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर छोटे व्यवसाय को वित्त पोषण यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये क्या की है, एक भागीदारी एमओयू पर साइन किया है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेड रिवर्सिबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, इसको ट्रेड्स कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने M1 एक्सचेंज माय माइंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की एक जो है परियोजना के साथ में जो है वो भी क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। इस कार्रवाई से कॉर्पोरेट खरीदारों और एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर उच्च तरलता प्रदान करने की जो है वो उम्मीद है। नेक्स्ट देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एज पर मॉर्गन स्टैनले। उनके अनुसार भारत की जो जीडीपी रेट है वो कितनी हो सकती है? तो हमारी जीडीपी रेट हो सकती है 7% के आसपास, 7% जो है वो हो सकती है। कैसे इन्होंने अनुमान लगाया है? सबसे पहले देखिए कि जीडीपी क्या होती है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक कंट्री की एक साल के अंदर, जैसे भारत की हम लोग बात करते हैं, तो एक साल के अंदर इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी प्रोडक्ट उनका प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनको जो है कैलकुलेट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, और फिर वो क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे हमारी कंट्री के उस सीमा के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर, चाहे हमारे देशी हो या विदेशी हो, इंडियंस हो, फॉरेनर्स हो, जो भी प्रोडक्शन करता है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, वो सब जीडीपी के अंदर काउंट होती है। तो इसीलिए 2023 के अंदर बताया गया है मॉर्गन स्टैनले के द्वारा कि 7% जो है वो हमारी ग्रोथ रेट हो सकती है। भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 2047 तक शामिल हो जाएगा, जबकि जनसंख्या में हम लोग जल्द शामिल होने वाले हैं 2027 तक। 2023 तक तो इंडिया को हम लोग सरपास कर देंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, और ये सबसे मजबूत है कि अभी एशियाई देशों में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया की ही देखी जा रही है। अगर हम लोग बात करें एशियन कंट्रीज के अंदर, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 28%, और पूरे विश्व में अगर हम लोग देखें तो यह है 22% का योगदान। आगे देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू किए गए लाइफ स्टाइल केंद्रित वेतन खाते का नाम जो है वो क्या रखा गया है? इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटक क्रीम। बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। और कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो अपने एक लो इंटरेस्ट जो लोन होते हैं उनके लिए भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक क्रीम नाम से एक जीवन शैली केंद्रित वेतन खाता जो है वो शुरू किया है। यह खाता मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके रिटेल, या फिर हम लोग बात करें
कि उनके जो कानून फर्मों, यूनिकॉर्न आदि में काम करने वाले अपने ग्राहकों को एक उन्नत अनुभव जो है वो प्रदान करेगा। ये जो खाता है भारत में सभी कॉर्पोरेट्स के लिए उपलब्ध होगा और जीवन शैली, यात्रा, स्वास्थ्य सेवा, भोजन, कौशल, सीखने के अनुभव के विशेषाधिकारों और पुरस्कारों के साथ में जो है इसको क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं उदय कोटक और महिंद्रा, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसके हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और कोटक महिंद्रा बैंक को फाउंड किया गया था फरवरी 2003 के अंदर। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नवा क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में हाल ही में किस बैंक ने आजादी के 75 साल अवसर पर एक नई सावधि यानी कि फिक्स डिपॉजिट योजना केबीएल अमृत समृद्धि को शुरू किया है? 9th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केबीएल से ही हमारा आइडिया जो है वो लग जाता है कि कर्नाटका बैंक के द्वारा इसको जो है शुरुआत की गई होगी। तो आजादी के 75 साल होने पर बहुत सारे जो चीजें हैं इनको इनॉग्रेट किया गया है। उसमें से ही कर्नाटका बैंक ने अभ्युदय नगद प्रमाण पत्र एसीसी जो है इसके तहत केबीएल अमृत समृद्धि और 75 सप्ताह की अवधि के लिए एक सावधि जमा के तहत क्या की है, इस योजना की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 4 साल की अवधि के लिए, 4 साल का टेन्योर है, उसके लिए आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है और कौन इसकी लिस्ट में शामिल नहीं है? तो आप लोगों को इजीली यहां से क्वेश्चन आ रहा होगा कि सतीश के मराठे जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। बाकी 3 हम लोग देख सकते हैं, सतीश काशीनाथ मराठे है, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति है, रेवती अय्यर है और सचिन चतुर्वेदी है। अच्छा यहां पर सचिन चतुर्वेदी आंसर होगा, है ना? बी जो है वो आंसर होगा, बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं, इसको आप लोग करेक्ट कीजिएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए करेक्ट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए, पार्ट टाइम के लिए आधिकारिक निर्देशक के रूप में सेवा देने के लिए राष्ट्रीय सरकार के द्वारा फिर से जो है इसको क्या किया है, नॉमिनेट किया गया है। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि गुरुमूर्ति और मराठे को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के अगले निदेशक तक 4 साल के लिए और एक और कार्यकाल के लिए जो है फिर से इनको क्या किया गया है, रीनॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नाबिफेड यानी कि प्रबंध निदेशक के एमडी के रूप में किसको जो है वो अपॉइंट किया है? तो बेसिकली ये एक बैंक है और इसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर वो अपॉइंट किया गया है राज किरण राय जी को। ठीक है, राज किरण राय जी जो है इनको अपॉइंट किया गया है। तो केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बोर्ड में अगले 5 सालों के लिए, इनका जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए है। तो राज किरण राय जी को अपना एमडी जो है इन्होंने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट देखिए, नाबिफिड के बोर्ड ने 30 जुलाई को आरबीआई, केंद्र और विकास वित्त संस्थानों डीएफआई के नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा मंजूरी के आधार पर राय की नियुक्ति को जो है मंजूरी दी है। बेसिकली ये जो अपॉइंटमेंट्स होती है ये बैंक बोर्ड्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए नियुक्ति के विवरण के अनुसार उन्होंने 8 अगस्त को डीएफआई के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला और 18 मई 2027 तक शीर्ष पद पर वो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोमेटो, अब जोमेटो आप लोगों को पता है यूनिकॉर्न जो है वो बन चुका है। तो जोमेटो समर्थित शिप रॉकेट $33.5 मिलियन जुटाने के बाद भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो बात की जा रही है शिप रॉकेट की। तो ये जो है वो भारत का 106वां यूनिकॉर्न बन चुका है। अगर हम लोग यूनिकॉर्न की डेफिनेशन देखें तो ऐसा कोई भी स्टार्टअप जिसका बिजनेस यानी कि हम लोग कह सकते हैं टर्नओवर $1 अरब के आसपास पहुंच जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो जो है वो क्या बन चुका है, यूनिकॉर्न बन चुका है। ठीक है, तो जोमेटो द्वारा समर्थित है एक रसद प्रौद्योगिकी मंच, है ना, प्लेटफॉर्म है, लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ये सपोर्ट किया है जोमेटो के द्वारा। उसने 33.5 मिलियन जो है ये फंड रेज किए हैं और इसके तहत ये भारत का 106वां यूनिकॉर्न जो है वो बन चुका है। नई पूंजी के साथ शिप कॉरेट का मूल्य लगभग 100 यानी कि $1.2 बिलियन था और 2017 में अपनी स्थापना के बाद से शिप कॉरेट आकार में 3 गुना जो है वो हो गया है। देखिए कोई कंपनी 2017 के अंदर एस्टैब्लिश हो रही है और इतना 2022 के अंदर ग्रोथ कर रही है तो बेसिकली उसका यूनिकॉर्न के अंदर शामिल होना जायज है। तो सालाना 66 मिलियन से अधिक जो कस्टमर्स हैं इनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरकार ने कंपोस्टेबल प्लास्टिक के व्यवसायीकरण के लिए टीजीपी बायोप्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड को कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप ऋण को जो है वो मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी,
1.15 करोड़ रुपए जो है इतने ऋण की मंजूरी दी गई है। सरकार ने कंपोस्टेबल प्लास्टिक के व्यवसायीकरण और सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है इसके उपयोग को कम करने के लिए बायो प्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक जो कि पॉल्यूशन ना करे, इजीली जो है वो डिग्रेडेबल हो, और इसके लिए एक स्टार्टअप है उसको 1.15 करोड़ रुपए जो है वो ऋण की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखिए, भारत किस वर्ष से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? तो 2023 तक भारत जो है वो इथेनॉल के साथ जो है, यानी कि देखिए बेसिकली हम लोग इथेनॉल को अगर मिक्स करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग अभी तक अलाउ है 10% के आसपास, तो पेट्रोल के साथ में 10% इथेनॉल मिक्स कर सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में 2023 से इसको 20% जो है वो मिक्स किया जाएगा, ब्लेंड किया जाएगा विद पेट्रोल। तो भारत अगले साल अप्रैल से कुछ पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा। उसके बाद आपूर्ति में तेजी लाएगा, क्योंकि यह तेल आयात निर्भरता को कम करने और पर्यावरण मुद्दों को हल करने के लिए जो है वो दिखाता है। E20 यानी कि इथेनॉल अगर 20%, इसका मतलब क्या हो गया 20%, ठीक है, इसको पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाएगा और अप्रैल 2023 से ये जो है वो पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होगा। और ये बताया जा रहा है कि 2025 तक 2025 तक जितने भी पेट्रोल पंप हैं उन सबको कवर कर लिया जाएगा। तय समय से पहले 10% जो एथेनॉल है, ठीक है, 10% एथेनॉल 90% पेट्रोल के साथ मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति का लक्ष्य हासिल करने वाले भारत ने 20% जो है वो अब एथेनॉल के लिए। तो अब जो है मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि पहले 10% करते थे, 2023 से हम उसको 20% जो है वो ब्लेंड करने लग जाएंगे। इससे होगा क्या कि हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है ऑन गल्फ कंट्रीज, वहां से हम लोग पेट्रोल जो प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इनको इंपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा डॉलर जो है वो उन देशों के पास में पहुंच जाता है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है। तो यही डिपेंडेंसी कम हो, हम कम से कम इंपोर्ट कर पाए, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पेट्रोल के अंदर उस इथेनॉल को ब्लेंड जो है वो किया जाए। तो 20% का लक्ष्य जो है, 20% का वो लक्ष्य वो रखा गया है। चलिए, शॉर्ट लेक्चर था, काफी जो है अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।